जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाई पॉलिटिकल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में। इस यूनिट से आपको हर साल 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आप एक नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको फ्रैक्शन, रेशियो, एवरेज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो इस वीडियो का मेन पर्पज ये है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इसके बाद अगर आपके सामने 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं तो आप एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करने में आप सफल होंगे। सो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, गणितीय अभिवृत्ति के बारे में। इसमें आपको टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स जरूर से याद होने चाहिए, जरूर से पता होने चाहिए, क्योंकि हर साल एनटीए के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, उसमें आपको इन्हीं 8 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन्हें कैसे डील करना है इसे हम लोग देखते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी एक चीज है, अगर आप उसे अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं तो जो अलग अलग उसके भाग हैं या हिस्से हैं उन्हें ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? अंश। तो किसी भी चीज को जब आपने अलग अलग भागों में बांट दिया तो उन भागों को ही हम कहते हैं फ्रैक्शंस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन है तो पहला काम आपका होगा कि उसे रीड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रामू किसी एक काम का 1/3 भाग 1 घंटे में पूरा करता है। तो रामू किसी एक काम का 1/3 भाग 1/3 भाग 1 घंटे में पूरा करता है। तो वह कार्य का कितना भाग 2 सही 1/5 घंटे में पूरा करेगा? तो 1 घंटे में वो कितना काम पूरा कर रहा है? 1 घंटे में वो 1/3 वर्ग पूरा कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि वो 2 सही 1/5 घंटे में कितना काम पूरा करेगा। तो 2 सही 1/5 को पहले तो हम नॉर्मल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये कितना होगा? 5 दूनी 10 है 11। तो 2 सही 1/5 घंटे का मतलब क्या है? 11/5। तो 1 घंटे में 1/3 काम पूरा कर रहा है। तो 11/5 घंटे में वो कितना काम पूरा करेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया आपका 11/15 वर्ग। 11/15 वर्ग। तो रामू क्या करेगा? वो 11/5 घंटे में 11/15 काम कंप्लीट करेगा। फिर आता है अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया है कि श्याम के रिटेल स्टोर में 120 टेडी बियर थे। कितने थे? 120 टेडी बियर थे। टेडी बियर थे। उसने उनमें से 2/3 टेडी बियर को, कितने? 120 का 2/3। 120 का 2/3 जो टेडी बियर है, ये कितने हुए? तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 120 गया। ये हो गया आपका 40 इंटू 2, मतलब कि 80। 80 टेडी बियर को उसने क्या किया? बेच दिया। और किस कॉस्ट पर बेचा? तो उसने उसे प्रत्येक को 12 रुपए में बेच दिया। तो 12 रुपए में उसने बेचा है। तो हम देखते हैं। तो 12 रुपए में बेचा, 80 गुणे 12, तो कितना हुआ? 960। 960। सो जब उसने 2/3 टेडी बियर को बेचा तो उसे 960 रुपए प्राप्त हुए। तो दिख रहा है आप लोग को कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है? ये एक टेडी बियर है, उसका 2/3 पार्ट जो है वो उसने बेच दिया और हर टेडी बियर की कॉस्ट 12 रुपए थी। तो कितना प्राइस उसे मिला? 960। तो सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन था।
जिसमें हम फ्रैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो। रेशियो के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में जो डीआई था उसमें भी मैंने बताया था कि रेशियो बेसिकली दो क्वांटिटीज के बीच, दो क्वांटिटीज या दो वैल्यूज के बीच एक रिलेशनशिप को बताता है कि दूसरा एक दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा या कितना कम है। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे कि इफ ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि ए रेशियो बी कितना है, ये दिया हुआ है आपका 2:5 और दूसरा दिया है आपको बी रेशियो सी, तो ये है आपका मान लीजिए 13:7। ठीक है, अब आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी इस तरीके की वैल्यू है तो जो आपका कॉमन फैक्टर है जैसे बी, तो ये आपका कॉमन होना चाहिए, वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमें दोनों में क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। तो इन्हें हम कैसे इक्वल करेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। पहले आप लिखिए उसको ए रेशियो बी, हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो जो आपकी बी की वैल्यू है आपने लिख लिया 2:5, हो गया। फिर यहाँ पर आप लिखिए सी, हमें यही निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आपने सी लिख लिया। अब आप बी के नीचे इसकी वैल्यू को लिखेंगे जो हमने बी रेशियो सी से रिलेटेड देखा है, तो ये हो गया 13:7। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो आपको खाली जगह दिख रही है यहाँ पर आप जो इसके साइड वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे, इसे आपने लिख लिया 5। फिर यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30। अब आपको क्या करना है, केवल आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 13×2 = 26, रेशियो 13×5 = 65 और 7×5 = 35। तो ये आपको ए रेशियो बी रेशियो सी दिख गया। देखिए इसके बहुत सारे आपको अलग अलग ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, कोई ऐसे बताएगा इस तरीके से अलग अलग, बट उससे ये होगा कि आपको एग्जाम टाइम में आप केवल कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस के लिए तो आपको ठीक है आपने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया, क्योंकि अगर मान लीजिए इससे और ज्यादा वैल्यूज अगर बढ़ती गई, मान लीजिए आपके सामने सी रेशियो डी भी आ गया, सी रेशियो डी आ गया, मान लीजिए ये हो गया आपका 9:4, ठीक, ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल है, जो अभी हम लोगों ने देखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, सेम उसी कॉन्सेप्ट में करना है, बस एक पॉइंट हम लोग और इंक्रीज कर देंगे। कैसे, इसको ये लिखिए आप, हम लोगों ने यहाँ पर देखा ए रेशियो बी कितना है 2:5, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग और बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताना है, हमें ये बताना है। तो सिंपल है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये हो जाएगा आपका 13:7 और ये इसके नीचे आप सी रेशियो डी, ये हो गया आपका 9:4। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है कि जितनी भी वैल्यूज हैं आपको उनके पैरेलल सारे वैल्यूज को लिखना है। जैसे 5 है, इसके सामने ये जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पे आपको क्या भरना है, 5। ये जितनी भी खाली जगहें दिखेंगी आपको यहाँ पर क्या लिख लिया आप, 5। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 7, फिर यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 13, फिर यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 9 एंड 9। बस आपने क्या किया, आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको इन वैल्यूज को फिलअप कर देना है। अब आपको केवल इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो गया 13×2 = 26 या 9, इसका ऐसे 13×9 = 171, नहीं
13 नवा 117, और 117 हो गया आपका 234। ये हो गया आपका 234। फिर इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 39 या 117, इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 17 पचे 85, तो 585। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 7 35, और 35 नवा तो ये हो जाएगा आपका 315। और यहाँ पे आप करेंगे 4 5 20, और 20 7 140। तो देखिए, जब भी आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं तो आपके पास दो आपके टूल्स जरूर होने चाहिए। पहला, आपको टेबल याद होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक। इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो आपकी कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना होगा, चाहे आप मैथमेटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स के लिए करें या फिर डीआई में करें, तो हर जगह आपको कैलकुलेशन करना है। उसके लिए आपको टेबल जरूर से याद होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो शुक्ला जी 14,000 रुपए हर महीने कमाते हैं, और मिश्रा जी 18,000 रुपए हर महीने कमाते हैं। तो हमें बताना है कि शुक्ला जी के वेतन का मिश्रा जी के वेतन से क्या अनुपात है। तो सिंपल है, शुक्ला जी और मिश्रा जी, ये कितना है 14,000 रेशियो 18,000। बस आपको क्या करना है, आपको कैंसिल करना है इन्हें, तो ये हो जाएगा आपका 7:9। ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया आपको कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 9:9:11 है। मीन्स बॉय रेशियो दल कितना है, ये है आपका 9:11। अब इसमें हमको दिया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है 2035, बट यहाँ रेशियो में तो दिया है ये कितनी है 11 है। तो रेशियो हमेशा क्या होता है, ये कोई रियल नंबर नहीं होता है, बल्कि ये कंपेयर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो 11 है इसकी रियल वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 2035। 2035, तो 11 की वैल्यू 2035 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 1। 11 से आप डिवाइड करेंगे, फिर हो गया 9 3, तो आप करेंगे 8 एंड 5, तो 1 की वैल्यू हो गई 185। तो आप बता सकते हैं कि बॉयज का नंबर कितना है, बॉयज का रेशियो कितना है 9 है। तो आप 1 की वैल्यू 185, तो इससे आपको क्या करना है, केवल 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे अच्छा आप क्या करेंगे, इससे अच्छा होगा कि आप इसे 10 समझ के 185 माइनस 185, आप इस तरीके से करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका 6 6, और ये हो गया 7 1 6 1। तो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल कितने हो गए 1665। अब यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो हमें लड़कियों की संख्या पता है, लड़कों की संख्या पता है, और दोनों को हम ऐड करके अपना आंसर बता सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे कि दो इक्वल कंटेनर्स हैं जिनमें दूध और पानी का आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन ईच ऑफ द कंटेनर्स इज 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। तो दो इक्वल कंटेनर्स हैं, कंटेनर फर्स्ट एंड कंटेनर सेकेंड, दो अलग अलग कंटेनर्स हैं। तो फर्स्ट कंटेनर में दिया हुआ है कि जो मिल्क का परसेंटेज है वो कितना है, वो है आपका 20%, और सेकेंड वाले में है आपका 25%। तो हमें बताना है कि इनमें वाटर का जो वैल्यू है उसका हमको रेशियो बताना है।
तो जब पहले वाले कंटेनर में 20% मिल्क है तो वाटर कितना होगा उसमें? सिंपल है, वो कितना होगा? 80% होगा। और सेकेंड वाले में जब मिल्क 25% है तो वाटर आपका 75% होगा। और अब हमें रेशियो बताना है इन दो वैल्यूज के बारे में। सिंपल है, 80 रेशियो 75, 80 रेशियो 75। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 16 रेशियो 15, 16 रेशियो 15। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रेशियो से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें आपको ये समझना है कि किस तरीके से जो रेशियो की वैल्यूज है उनको आप रियल वैल्यू से कंपेयर करके उन्हें आप एक जैसा करेंगे और उसके बाद उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है एवरेज का। एवरेज क्या होता है कि किसी भी दिए हुए डेटा का एक सेंट्रल वैल्यू होता है। एवरेज इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। और अगर हम बात करें एवरेज के फॉर्मूले की, तो एक कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बराबर होता है। जैसे अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं, मान लीजिए तीन संख्याएं 10, 11 और 12, और हमें इनका बताना है कि इनका एवरेज कितना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, केवल इनकी ये जो संख्याएं हैं इनको आप सम कर लेंगे, 10 + 12 + 11, और ये कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ये कुल है आपकी तीन संख्याएं। तो बस आपको तीन से डिवाइड कर देंगे तो आप इनका एवरेज बता सकते हैं। ये कितना हो गया आपका? 10, 12, 22, 22 और 11 हो गया 33/3। तो ये हो गया 11। तो आपको एक चीज ये दिख रहा होगा कि ये तीनों क्या है, क्रमिक संख्याएं हैं, और 11 आपका ऑटोमेटिक बीच में आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये जो सेंट्रल वैल्यू है, ये हमें यहाँ पर देख कर भी हम इसे ऑब्जर्व कर सकते थे। तो एवरेज क्या है? बेसिकली एक सेंट्रल वैल्यू को बताता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा? ये n+1/2 होगा। पहले n नेचुरल नंबर्स का औसत। इसका मतलब क्या हुआ? पहले n नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? तो ये होंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से अनंत तक, इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें आप n नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। तो अगर हमें इनका औसत निकालना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल कितनी संख्याएं हैं उनको लेना है, +1 करना है और उसे 2 से भाग कर देना है। दूसरा है कि अगर हमें फर्स्ट एन इवन नंबर्स का एवरेज निकालना हो, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, इन संख्याओं का अगर हमें एवरेज निकालना है तो इन्हें हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, केवल n+1 हम करेंगे और हम इनका एवरेज बता सकते हैं। और ऑड नंबर्स के लिए तो आपको केवल जितने नंबर ऑफ आपके नंबर्स हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, केवल उन्हें ही आप लिख देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो A, B, C, D और E का वेतन क्रमशः 80,000, 5,000, 11,000 और 7,000 और 9,000 है। तो इनका प्रति माह औसत वेतन कितना है, ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, एवरेज क्या होता है आपका? एवरेज होता है आपका कुल प्रेक्षणों का योग बटे उनकी कुल संख्या। तो कुल कितने लोग हैं? 5 है। और कुल इनके वेतनों का हम योग करेंगे। तो 8 + 5, 8,000 + 5,000, ये हो गया 13,000। 13 + 11 हो जाएगा आपका 24,000। 24,000 + 7,000 हो गया 31,000, और 31,000 + 9,000 हो जाएगा आपका 40,000। 40,000 को आप 5 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 8,000। फिर ये अगला क्वेश्चन है कि एक साल के दौरान एक परिवार का औसत मासिक व्यय पहले 3 महीनों में 4,000 है। पहले 3 मंथ्स में कितना है ये? 4,000 है। 4,000 इनकी औसत आय है। उसके अगले 4 महीने में 4,500। इसके अगले 4 महीने में कितनी है?
ये है 4500। और अंतिम 5 महीनों में ये है आपकी 5,000। तो यदि उस साल के दौरान कुल बचत इनकी 5,000 थी तो उनकी मासिक आय कितनी थी? तो ये इनका क्या है? ये इनका एक्सपेंडिचर है, मतलब कि व्यय है कि उन्होंने आखिर कितने पैसे खर्च किए थे। तो आपको देखिए इस तरीके के एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको केवल एक चीज याद रखना है कि जो आपकी इनकम होती है वही उसी से आप क्या करते हैं, उसी को आप कुछ खर्च करते हैं, उसी को कुछ आप खर्च करते हैं और उसी को कुछ आप सेविंग भी करते हैं। तो अपनी इनकम में से ही आप ये दोनों काम करते हैं। तो आय बराबर क्या होगा? आय बराबर होगा आपका व्यय प्लस बचत। तो आय इक्वल्स व्यय प्लस बचत। आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे बता सकते हैं। तो जब हमें पता चल गया कि व्यय कितना है, तो ये कितना है? 4,000, 4,500 और 5,000। तो इसे हम सिंपली क्या करेंगे? इसके लिए आप करेंगे, ये 3 महीने का औसत है, तो कुल व्यय कितना होगा इनका? तो 3 चौका 12,000। ये इनका कुल व्यय है। फिर 4,500 4 महीने में इनका औसत व्यय था, तो कुल व्यय कितना हुआ? ये हो गया आपका 45 दूनी 90, 9,000। और 9,000 दूनी हो जाएगा 18,000। और फिर ये हो गया 5 × 5 = 25,000। तो ये हो गया इनका कुल व्यय। तो इसे आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो गया? 0, 0, 0, 12 और 18 होगा आपका 30, 30 और 25 होगा आपका 55,000। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय। ये हो गया आपका कुल व्यय। अब जब कुल व्यय हमें पता चल गया और कुल बचत हमें दी हुई है कितनी है? 5,000 है। तो बस कुल व्यय में, जब व्यय में हम बचत को जोड़ते हैं तो हम बता सकते हैं ये कितना हो गया? 5,000। तो ये हो गया 60,000। और यही हमारा क्या है? ये हमारी है कुल आय इनकी पूरे साल भर के दौरान। तो 12 महीनों का इनका कुल व्यय कितना है? 60,000 है। तो प्रति महीने मतलब कि एक महीने में इनका आय कितना होगा? तो 60,000। तो आप भाग दे देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपए प्रति महीना। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के टाइप पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। इस इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स आपको देखने को मिलते होंगे कि लोग अलग अलग तरीके से रेशियोज के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट इसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा, जितना आप इसमें टेक्निकलिटी में आप जाएंगे उतना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और जब आप लास्ट टाइम पे एग्जाम के होते हैं तो सारे ट्रिक्स गायब हो जाते हैं। कुछ करना नहीं है इसमें, बस ये करना है कि जो जो स्टेटमेंट दिया है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना है। तो दिया है कि वर्तमान में पिता और पुत्री, तो दो लोग हैं। एक है पिता, तो आप लिख लीजिए फादर, और पुत्री मतलब कि डॉटर। तो पिता और पुत्री हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1। तो कुछ करना नहीं है, बस आप इसे कितना मान लीजिए, ये है आपका 3x। और पुत्री ये कितनी हो गई? इसकी आयु हमने मान लिया x। और ये क्या, कौन सी आयु है? ये है आपकी वर्तमान आयु। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सी आयु है। ये है वर्तमान आयु। अब दे रहा है कि 4 साल पहले इनका अनुपात कितना था? 4:1 था। तो वर्तमान में 3x और x है। तो 4 साल पहले अगर हम बात करें
4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनका जो एज है वो कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, अभी 3x है तो 4 साल पहले 4 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 3x - 4। और जो लड़की है उसका भी 4 साल पूरा पहले जो आयु होगा वो वर्तमान से 4 साल कम होगा, ये हो गया। बट हमें इसका अनुपात भी दिया है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अब इसे क्या करेंगे, इसका अनुपात हमें दिया हुआ है और इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक इक्वेशन बना दिया। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, बस सॉल्व कर लेना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x - 4 इक्वल हो गया 4x - 16। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स हो जाएगा आपका 12। x इक्वल्स हो गया आपका 12। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 साल बाद पिता और पुत्री की औसत आयु कितनी होगी। तो पहले तो हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। तो पिता की उम्र कितनी होगी, 3x है, तो मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 36 ईयर। पिता की वर्तमान आयु 36 साल है और पुत्री की है 12 साल। अब कह रहा है कि 2 साल बाद इनकी औसत आयु कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें 2 साल आप जोड़ लीजिए दोनों में, तो ये हो गया 38 और ये हो गया आपका 14। तो 38 + 14, तो 38 + 10 हो गया आपका 48 + 4 52। 52 टोटल एज हो गया और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए और ये आ गया आपका आंसर 26। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंपली एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया हुआ है कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात है 3:4। कुछ नहीं करना है, कृष्ण लिखा, बलराम लिखा, इनकी आयु का अनुपात है 3:4। तो ये कितना हो गया, 3x, और बलराम का हो गया आपका 4x। ये कौन सी आयु है, ये आपकी वर्तमान की आयु, ये आपने लिख लिया। अब आपसे कह रहा है कि 4 साल पहले इनका अनुपात कितना था, 5:7 था। तो अगर 4 साल बाद का कहेगा तो प्लस करेंगे और 4 साल पहले की बात करेगा तो माइनस करेंगे। 4 साल पहले ये कितना था, तो वर्तमान 3x है, तो 4 साल पहले हो जाएगा आपका 3x - 4 और 4x - 4। तो ये इनकी एज होनी चाहिए, बट हमें इनका रेशियो पता है, वो कितना है, 5:7। बस जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया 7 3 जा 21x -28 इक्वल 20x -20। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स 8। x की वैल्यू पता चल गई, तो हम बता सकते हैं कि कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका 32, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सचिन की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी। तो सचिन है और उसका सन है, सचिन और सचिन का सन। तो सचिन की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो सन हमेशा छोटा होगा, तो हमने मान लिया कि उसकी आयु कितनी है, x है, और सचिन की कितनी है, उसकी 4 गुना है, मतलब 4 टाइम्स है, तो 4x हो गया। अब यहाँ पर दे रहा है कि 5 साल पहले सचिन की आयु कितनी, 5 साल पहले। कुछ नहीं करना है, ये आपकी कौन सी आयु थी, ये आपकी वर्तमान की आयु थी। अब हमें बात करना है 5 साल पहले की आयु की, 5 वर्ष पूर्व। तो अभी अगर 4x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 4x - 5 होगी। अभी अगर 4x है तो पहले कितनी होगी, 4x - 5, और पुत्र की भी कितनी होगी, x - 5 होगी। अब अगर हमें ये पता चल गया कि इनकी 5 साल पहले कितनी आयु होगी, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था,
तो सचिन की आयु अपने पुत्र की उस समय की आयु का 9 गुना था। ये कितना था? 9 गुना था। मतलब इनके बीच का जो रेशियो था वो था 9:1। बस इससे आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 4x - 5 इक्वल 9x - 45। तो ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल 40। तो x की वैल्यू हो गया आपका 8। अब हम बता सकते हैं कि सचिन की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 8 × 4 = 32। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। लाभ और हानि, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें पिछले 1 से 2 साल में देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहला आता है आपका सीपी, जिसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, या जिसे हम लागत मूल्य भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा मूल्य होता है जिस पर हम कोई सामान को खरीदते हैं। कोई दुकानदार जिस प्राइस पर किसी सामान को खरीदता है उसे हम कहते हैं सीपी। फिर जिस प्राइस पर वो उस प्रोडक्ट को बेचता है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, और हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। और जो आपका एमआरपी होता है, जो कि कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा बढ़ा करके रखा जाता है, उसे हम कहते हैं एमपी, मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम रहता है तो वहां पर आपको लॉस होगा, या कह सकते हैं कि आपको क्या होगा, हानि होगी। तो लॉस और प्रॉफिट, ये दो एसपी और सीपी पर डिपेंड करते हैं। और दूसरा आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट का, क्योंकि हम सभी डिस्काउंट लेते हैं। तो डिस्काउंट हमें हमेशा मिलता है किस पर? एमपी पर, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा हम किस पर कैलकुलेट करेंगे? एमपी पर। तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसके लिए कुछ नहीं है, जब आप अपने प्रॉफिट को अपने सीपी से कंपेयर करते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है। और सेम प्रोसीजर जब आप अपने लॉस परसेंट के लिए, अपने हानि प्रतिशत के लिए करते हैं, तो आपको केवल अपने लॉस को, अपने हानि को डिवाइड करना है किससे? सीपी से, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। और जब डिस्काउंट की बात आएगी कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, छूट प्रतिशत कितना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसमें आपको अपना जो डिस्काउंट है उसे डिवाइड करना होगा किससे? एमपी से। वहां पर सीपी नहीं आएगा। डिस्काउंट को जब आप एमपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप अपना छूट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज बता सकते हैं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4800 रुपए है, इसे 6.25% के लाभ पर बेचा जाना है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? जो 6.25% है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 सही 1/4, इसे हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। तो ये हो गया आपका 6 चौक 24, 1 25। तो ये इक्वल होता है आपका 1/16 के। तो आपका 6.25% इक्वल होता है 1/16 के। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप 10% होता है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10/100 आपने किया तो 1/10 हो गया। वैसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1/16। तो दिया है कि इसे 6.25% के लाभ पर बेचा जाना है, उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है? पहले लिखना है सीपी। सीपी कितना है? ये है आपका 4800। फिर दे रहा है कि इसे लाभ पर बेचा जाना है, कितने? 1/16 के। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना है, पहले ये जो फ्रैक्शन रहा करे, इसको आप क्या करेंगे? इसे आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे।
तो ये हो गया आपका 1/16। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है 1/16 का, ये जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है 16, इसे आप हमेशा क्या लेंगे, ये होता है आपका सीपी। और ये जो आपको 1 दिख रहा है, ये आपका लाभ, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो सीपी आपका 16 है और प्रॉफिट आपका 1 है, ये रेशियो के फॉर्मेट में है। तो अगर आपका सीपी 16 है और प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना होगा? एसपी हम लोगों ने देखा था कि एसपी क्या होगा, तो ये होता है आपका सीपी प्लस, पिछले में आपने क्या देखा था, प्रॉफिट इक्वल्स एसपी माइनस सीपी। तो एसपी इक्वल क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी प्लस प्रॉफिट, यही आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो सीपी आपका 16 है और प्रॉफिट आपका 1 है, तो एसपी आपका कितना हो गया, वो हो गया 17। तो 16 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है ये, 4800। तो ये हो गया आपका 4800। 16 की वैल्यू 4800 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू इक्वल होगी आपकी, 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 300 और हमें बताना है इसका विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो ये इक्वल है 17 यूनिट के। तो आपको 17 गुणे 300 करना है, तो 17 तिया 51 होगा, तो ये हो गया आपका 5100। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है कि 100 पेंसिल का क्रय मूल्य, 100 पेंसिल का क्रय मूल्य 60 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 100 पेंसिल का सीपी, 100 पेंसिल का सीपी इक्वल किसके है, 60 पेंसिल के एसपी के, 60 60 पेंसिल के सीपी के, एसपी सॉरी 60 एसपी। तो आपको बताना है कि इसका लाभ परसेंटेज या हानि प्रतिशत कितना है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसे आपको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको इसे करना होगा सीपी, यहीं पर रहेगा, और एसपी, आपने इन्हें अनुपात में ले लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 60/100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5। तो सीपी और एसपी का हमें क्या मिल गया, एक रेशियो मिल गया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो आपके लागत मूल्य से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। तो हमने बताया था आपको कि लाभ प्रतिशत जब भी निकालना हो तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे, सीपी से, और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2 यूनिट, सीपी कितना है हमारा, 3 है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये इक्वल होगा आपका 66.67% के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया है कोई व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने पर 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हो, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो कोई व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने पर 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, 33 लीटर मिल्क उसने सेल किया, 33 लीटर मिल्क उसने सेल किया, 33 लीटर मिल्क उसने सेल किया, और उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसे विक्रय मूल्य 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसमें देखिए वर्डिंग का खेल है, इसमें आपको वर्डिंग समझना होगा। क्या है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमने बताया था हमेशा कि प्रॉफिट कब होता है, जब आपका एसपी इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है आपका
एसपी माइनस सीपी के, यही है। ये आपका लाभ होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना मिल रहा है हमें? 11 लीटर। लाभ कितना है? 11। 11 सेलिंग प्राइस के बराबर है। और ये कब मिल रहा है? जब हम 33 लीटर दूध को बेच रहे हैं। 33 एसपी माइनस 33 सीपी। तो 33 लीटर के सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस पर जब हमने माइनस किया तो हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 11 एसपी का। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 सीपी इक्वल हो गया, एसपी को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 एसपी। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 11 से कट होगा तो हमें यहाँ पर रेशियो मिल गया सीपी अपॉन एसपी का। तो ये हो गया आपका सीपी इक्वल हो गया आपका 2/3 के। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एसपी जो है वो सीपी से 1 वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका रेशियो भी हम बता सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज भी बता सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? ये सिंपली होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है हमें 1 का, तो 1 लिखेंगे। सीपी हमारा कितना है? 2 रेशियो है, 2 इंटू 100। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 50%। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी ने माल पर, देखिए ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीपी और एसपी से रिलेटेड देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि सीपी, एसपी और एमपी को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक व्यापारी ने माल पर क्या किया? 10% मूल्य अंकित किया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, बेसिक सा है। एक होता है आपका सीपी, एक होता है आपका एमपी और एक होता है आपका एसपी। तो सीपी वो है जिस पर दुकानदार ने क्या किया? किसी प्रोडक्ट को खरीदा और फिर उसने क्या किया? उसने, मान लो उसने 100 रुपए में खरीदा और उसने क्या किया? उस पर 10% प्राइस बढ़ा करके उस पे चढ़ा दिया। तो वो क्या हो गया? आपका एमपी हो गया। तो ये हो गया आपका 110 रुपए। तो 100 रुपए में उसने खरीदा था और 110 उसने अपने प्रोडक्ट पर मार्क कर दिया। अब जब लोग उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप इस पे कुछ हमें डिस्काउंट दीजिए। तो उसने क्या किया? उन्होंने उन्हें 10% डिस्काउंट दिया। तो जब डिस्काउंट दिया तो वो किस पर देगा? सीपी पर नहीं देगा, बल्कि वो किस पर देगा? एमपी पर देगा। तो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमपी पर। तो वो इसका 10% छूट देगा 110 पे। 10% उसने क्या किया? छूट दिया। तो 110 का 10% होगा आपका 11, मतलब कि 11 रुपए उसने छूट दिया। तो 110 में से 11 आप करेंगे तो ये आएगा आपका 99। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? तो हमने बताया था आपको कि जब भी आपका सीपी एसपी से ज्यादा होगा, जब भी आपकी लागत मूल्य आपके विक्रय मूल्य से ज्यादा होगी, तो आपको हमेशा क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ पर हमें हानि हो रही है, और कितनी हो रही है? 1 यूनिट की हो रही है। और हानि प्रतिशत की जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या करना है इसमें? हानि को भाग करना है आपके लागत मूल्य से और गुणा करना है उसे 100 से। तो यहाँ पर हानि है आपका 1, आपका सीपी है 100 और उसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो आपको यहाँ पर कितना प्रतिशत हानि हो रहा है? तो ये हो रहा है आपको 1% हानि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। फिर अगला जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस में, वो है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो इसमें कुछ करना नहीं है। 100 रुपये का आपने क्या किया? कोई प्रोडक्ट लिया है तो आपने क्या किया? आपने उस पर 10% डिस्काउंट दिया। तो 10% कितना हुआ? 10 रुपए। तो 10% आपने डिस्काउंट दिया तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 90 रुपए। फिर आपको 5%
और डिस्काउंट देना है, तो वो 5% आप इस 100 पर नहीं देंगे बल्कि इस 90 रुपए पर देंगे। तो आपने और इस पर 5% डिस्काउंट दिया, तो 90 का 5% कितना होगा? तो ये होगा आपका 5% होगा आपका 4.5 -4.5। तो 90 में से 4.5 जाएगा तो ये आपका आएगा 85.5। तो ये क्या हो गया? ये इसका था मार्क प्राइस। ये था आपका मार्क प्राइस, क्योंकि हम डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पर देते हैं। और हमने इस पर जब 2 बार डिस्काउंट दिया तो ये हमारा फाइनल प्राइस है, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है। तो अब हमें बताना है कि ये टोटल इसने कितना डिस्काउंट दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट हम हमेशा करते हैं एस एम पी माइनस एस पी से। तो बस आपको इसे करना है, और हमें ये दिख रहा है कि कितना डिफरेंस है इनमें, 100 - 85.5 में। तो ये है आपका लगभग 14.5%। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है एस आई एंड सी आई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो एस आई इक्वल होता है आपका पी आर टी अपॉन 100, और सी आई इक्वल्स होता है आपका पी इंटू 1 + r/100 पावर n माइनस पी। तो यहाँ पर आपको पी आर टी, पी का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूलधन। जिस पैसे को जब आप पहली बार लोन लेते हैं, उसे हम कहते हैं मूलधन। आर हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस दर के हिसाब से आप उस पैसे को इंटरेस्ट पे दे रहे हो। दूसरा आपका टाइम, कि जो आप टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए आप उस पैसे को चुकाते हो, वो है। सीआई में आपको यहाँ पर टी नहीं होगा, ये आपका एन होगा। यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, एन डिनोट कर रहा है आपका टाइम को। सो ये दो आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इनमें जो आपको क्वेश्चंस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, वो इन दो फॉर्मूलाज पर हैं, कि आपको एसआई और सीआई के बीच में 2 साल का डिफरेंस दिया है, आपको उनका मूलधन दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आप वो बता सकते हैं। ये क्या है? पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, डबल नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। कब बताएंगे? जब हमें सीआई और एसआई के बीच 2 साल का डिफरेंस पता होगा। और अगर वही हमें 3 साल का अंतर पता है, तो सेम फॉर्मूला है 2 साल वाला, बस इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है, 300 + r/100। तो अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका डिफरेंस लिखना है, आपको जो मूलधन दिया हुआ है वो लिखना है, और आपको केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देना है। तो इस तरीके से आप तुरंत इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट हर बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक टाइप और पूछा जाता है, जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये है कि आपसे पूछा जाता है गुने वाले सवाल, कि साधारण ब्याज पर वह दर जिस पर कोई राशि 15 सालों में खुद की 4 गुना हो जाती है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सिंपल सा है, कि आपसे क्या कहा गया है, कि वह दर जिस पर कोई राशि 15 सालों में खुद की 4 गुना हो जाती है। जो आपका अमाउंट है, वो मान लीजिए पहले कितना था। पहले आपका प्रिंसिपल, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स पी आर टी अपॉन 100, यही पढ़ा है। एस आई मैंने आप लोगों को बताया है कि एस आई क्या होता है। अमाउंट इक्वल होता है आपका पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। तो आपसे यही कह रहा है कि साधारण ब्याज पर वह दर जिस पर कोई राशि 15 सालों में खुद की कितनी गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? अमाउंट हो गया आपका, ये कितना हो गया? 4 गुना हो गया। तो वो अपनी ही राशि का कितना हो गया? 4 गुना हो गया। तो अमाउंट आपका हो गया 4p, और प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम एस आई बता सकते हैं
तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4p माइनस p होगा, तो ये हो गया आपका 3p। तो ऐसा ही आपको पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, बस p हो गया, r हमें निकालना है, और टाइम कितना है, ये है आपका 15 वर्ष। बस p से p कैंसिल हो गया, 3 से 15 कैंसिल हो गया, 5 से 100 हो गया, r हो गया आपका 20%। ये बस सिंपल है कि जब भी आपसे इस तरीके से दिया जाए कि कोई भी वैल्यू अपने खुद की 4 गुना हो जाती है, तो बस आपको क्या करना है, आपको एसआई में उसको n-1 कर लेना है। मतलब 4 गुना है तो आपको एसआई कितना ले लेना है, 3p ले लेना है। तो बस आपको एसआई में 1 माइनस करके और उसको आप सॉल्व करके अपना आंसर बता सकते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है एनटीए के एग्जाम में। वो ये है कि यदि कोई राशि 10 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो वही राशि 7 सालों में कितनी हो जाएगी। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें। इसके लिए एक चीज याद रखिएगा, कितने गुना हो जाती है। पहले आप लिखेंगे ये कितने टाइम्स हो जाती है, मतलब कि कितने गुना हो जाती है। पहले आपने इसको लिख लिया, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे अपना कि कितने सालों में। तो यहाँ पर आपने लिख लिया ईयर, कितने वर्षों में। ये दो चीजें लिख ली। अब बस आपको इन्हें लिख लेना है। तो ये 10 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुना होती है आपकी 10 सालों में। तो हमें बताना है कि वही राशि 7 सालों में कितने गुना हो जाएगी। 7 सालों में कितने गुना हो जाएगी, यही क्वेश्चन है। इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ये जितनी भी आपको वैल्यू दी गई है, केवल आपको इसमें 1 माइनस कर लेना है। इसमें क्या करना है, 1 माइनस कर लेना है। तो ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया, और इसमें भी -1 कर लेंगे, तो ये हो गया आपका x। आपने -1 किया है दोनों में से, ठीक, -1 कर लिया। अब आपको क्या करना है, केवल इन दोनों को वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 2 जा हो गया आपका 14, और ये हो गया आपका 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 1.4। और क्योंकि हमने लिया था कि x इक्वल क्या था, ये -1 था, हमने एक कम करके लिया था, तो बस आपको इसमें +1 जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 2.4 गुना। तो 7 वर्षों में जो ये पैसा है वो कितने गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 गुना। तो बस इस तरीके से आप इसको आंसर बता सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर आपका एसआई में आए तो उसे कैसे करना है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो सिर्फ वैसे ही लिखना है। पहले लिखेंगे कितने गुना होती है, कितने गुना होती है, और यहाँ पर लिखेंगे हम साल, कितने सालों में हो रही है। तो कोई धनराशि 5 साल में खुद की 2 गुना होती है, तो 2 गुना हो रही है 5 सालों में, और कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7। तो देखिए, एसआई और सीआई में एक डिफरेंस है। जब भी हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में इस फॉर्मूले की, इसमें आप हमेशा -1 करके सारी चीजों को करेंगे। और जब हम बात करते हैं सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो बस एक चीज करना है, ये जो आपको गुना वाला दिख रहा है, इनको आपको एक कॉमन पावर में आपको इन्हें कन्वर्ट करना होगा। जैसे 2 है तो ये हो गया आपका 2 टू पावर 1, और 8 है तो ये क्या हो गया, 2 टू पावर 3 हो गया। अब ये हो गया। अब बस इसमें आपको ये करना है कि इनकी जो ये पावर है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, जो हम लोगों ने पिछले बार किया था। तब बस इसको हम करेंगे, इसको हमने मान लिया x है,
तो x इक्वल्स आपका कितना हो गया, ये हो गया 3 × 5 मतलब कि 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यही हमें निकालना भी था। सिंपल है कि 15 वर्षों में क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो बस SI और CI में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने यूनिट के दूसरे पड़ाव पर, जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क। तो इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन सेंस, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हें हम वन बाय वन क्वेश्चंस को हल करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। सबसे पहले आपको 20 तक टेबल याद होने चाहिए। देन आपको 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर मतलब कि वर्ग, 1 से 50 तक के वर्ग मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से 50 तक। फिर 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब, 1 से 20 तक का घन। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये आपको नंबर सीरीज में तो जरूर से चाहिए, और बाकी कैलकुलेशंस में भी अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये चीजें अगर आपको प्रिपेयर है तो आप फिर इन क्वेश्चंस को आराम से हल कर सकते हैं। तो नंबर सीरीज में हमेशा आपको बेसिकली दो फैक्टर्स, दो टाइप ज्यादातर देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका एडिशन, जोड़ने का या घटाने का, और दूसरा होगा आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो या तो जोड़ घटाना होगा या फिर गुणा भाग होगा। इन्हीं दो पर बेस्ड आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेंगी। तो हमें दो चीजें चेक करनी होती है कि या तो ये घट बढ़ रहे हैं या फिर इनमें गुणा या भाग हो रहा है। तो हम देखते हैं इनमें। तो हम जब इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये आपके स्क्वायर्स के पास दिख रहा है। जैसे 2 है, 37 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो सकता है, 26 5 का स्क्वायर है। तो आपको ये याद होना चाहिए, जब आपको स्क्वायर से याद होंगे तो आपको ये नंबर्स दिखेंगे कि 65 8 का स्क्वायर 64 के पास है। तो ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर +1। ये क्या है आपका, ये आपका 6 का स्क्वायर +1। ये आपका है 5 स्क्वायर +1। ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा 7 स्क्वायर +1 मीन्स 50। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 0 8 24 48। तो ये क्या है, तो अगर आपको दिख रहा हो कि 8 क्या है आपका, ये आपका 9 के पास है, मतलब कि 3 के स्क्वायर के पास लग रहा है। बट यहाँ पर हमें 0 भी दिख रहा है, तो क्या ये 2 स्क्वायर -1 है, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये क्या है, ये आपका है 1, 1 का स्क्वायर -1 है, जिसका इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 8 है आपका, तो ये 3 स्क्वायर -1 है। ये आपका है 5 स्क्वायर -1, 25 -1 24। और ये है आपका 7 स्क्वायर -1। तो हमें दिख रहा है कि ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7, और सभी में दो दो का अंतर है। तो अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी 9 स्क्वायर -1, मतलब कि 81 -1, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। फिर ये अगला क्वेश्चन है 2 3 5 7 11 13 17। तो हमें दिख रहा है कि ये सभी क्या है, इनमें ना तो स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, ना डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हमें यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने पर दिखी कि ये सभी क्या है, ये सभी है आपकी अभाज्य संख्या है। ये सभी आपकी प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो होगी आपकी 19। फिर अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है कि 8 24 12 x 18 और 54 है। तो आपको इसमें बताना है कि किस तरीके से आप का ये जो अगला क्वेश्चन है वो कितना होगा।
तो सिंपली आपको देखना होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 8 और 24 है, तो ये कितना होगा? 8 थ्री जा हो गया आपका 24, और 24 इंटू 12 की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका हाफ, 0.5। तो ये हो गया आपका 12। और यही कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है आगे भी, यहाँ पर 3 हो रहा है और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 इंटू 3 24 हो गया, 24 इंटू 0.5 12 हो गया। अब यहाँ पर वापस से क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा, 12 थ्री जा 36, और फिर 36 को 0.5 से मतलब कि हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। तो जब आपको क्वेश्चंस याद होंगे, आपको टेबल और स्क्वायर और क्यूब रूट्स याद होंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली आपको क्लिक हो सकते हैं। फिर ये अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट करके बताना होगा। अब आते हैं हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पर। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल रहता है, बट थोड़ा सा आपके ध्यान को मांगता है कि आप इसे कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। तो कोड दिया है, कंप्यूटर है जिसे इस कोड में दिया गया है। तो बस आपको क्या करना है, पहले आपको हर एक लेटर को चेक करना है, क्या ये रिपीट हो रहे हैं या इनका ऑर्डर क्या है। तो हमें दिख रहा है कि जो पहला इसमें सी है, ये इसमें जा रहा है लास्ट वाले सी में, और ये जो लास्ट का आर है ये कहाँ पर आ गया? फर्स्ट में। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये जो आगे पीछे के जो वर्ड है वो सेम रहेंगे, बस उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। उसी हिसाब से जब हमें प्रिंटर की बात करनी है तो वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे, आर आपका इस साइड हो जाएगा और पी आपका लास्ट में चला जाएगा। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस में ये ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी आपका कैंसिल हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो ओ को अगर हम देखें, MNOP, ओ के बाद पी आता है, और हमें दिख रहा है कि पी यहाँ पर है। तो ओ के बाद पी आपका लास्ट में सेकंड में है। उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि आर जो है, आर के बाद क्या आएगा? एस आएगा। आर के बाद एस आएगा और वो आपका आएगा इस जगह पर। अब हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे तो डी ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा और हम ऑप्शन ए पर मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक एक स्टेप को करके अगर आपको सारे हिंट्स आपने एलिमिनेट कर दिए तो आप अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। फिर ये अगला क्वेश्चन है कि कैलेंडर को कोड किया गया है इस तरीके से, तो आपको ये बताना है कि सर्कुलर को आप कैसे कोड करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट इनमें एरर होने की, गलती होने की ज्यादा चांसेस होती है। तो इनके लिए सिंपल सा काम करना है आपको, इनमें आपको कोडिंग कर लेना है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि ये नंबर्स कहाँ कहाँ पे चेंज हुए हैं। तो सी आपका सेम है, मतलब कि 1 हो गया। एल आपका 3 नंबर पर है, तो ये कितना हो गया? आपका 3 हो गया। ए आपका 2 वाला है, तो आपने लिख लिया 2। फिर आपका एन 5 पर है, आपने लिख लिया 5। फिर ए आपका था 7 पर, आपने लिख लिया 7। देन 4, देन आपका टी है 6, और आर है आपका 8। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर हुआ है। तो बस इससे आपको इसी ऑर्डर में अपने इन क्वेश्चंस को कोड कर लेना है। तो सर्कुलर है, तो इसे आपने कोड कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बस इनको हमें इसी तरीके से कोड कर लेना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लेंगे, सी को लेंगे। फिर हम लेंगे 3 नंबर को, तो 3 पे आपका क्या है? आर है, तो सी आर हो गया। फिर उसके बाद आप लेंगे 2 को, तो ये हो गया आपका आई, सी आर आई। फिर आपका 5 नंबर पे है यू, तो आपने यू ले लिया। 7 पे है आपका ए, आपने ए ले लिया। तो अब हमें दिख रहा है कि इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी लग रहा था, बट ये भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपके पास कुछ इस तरीके से कोर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं कि 256 का मतलब क्या है? यू आर गुड। 637 का मतलब क्या है? वी आर बैड।
और 358 का मतलब है गुड एंड बैड। तो आपको बताना है कि एंड का मतलब क्या होगा। तो इसके लिए हमें हर कोड को समझना होगा। 256 की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या मिल रहा है, यू आर गुड। और 637 में है वी आर बैड। इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? इन दोनों में आपको कॉमन वर्ड दिख रहा होगा सी, सिक्स। कॉमन वर्ड है आपका सिक्स। इसमें भी सिक्स है, इसमें भी सिक्स है। तो कॉमन वर्ड हमें इसमें से क्या मिला, वो मिला आर। तो हमें पता चल गया कि सिक्स का मतलब क्या है, वो है आर। तो जब हमें आर मिल गया और हमें क्या चाहिए, एंड चाहिए। और एंड आपको मिल रहा है यहाँ पर। अब हमें बताना है कि 3 और 5 और 8 में से कौन सा एंड होगा। तो ये हो गया आर। अब बचा यू और गुड। यू और गुड। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं है। 256 और 358, इसमें 5 कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, गुड है। 5 का वैल्यू हो गया आपका गुड। ठीक है, इस तरीके से आपको देख करके इसको ऑब्जर्व करना होगा। सो 5 का वैल्यू हो गया आपका गुड। तो आपको दो वैल्यूज पता चल गई। एक तो 5, कि 5 क्या है, वो गुड है। फिर अगला है आपका बैड। तो बैड बेसिकली कौन सा होगा, वो होगा आपका 3। बैड हो गया आपका 3। तो अब अगला बचा एंड। तो एंड के लिए हमारा कोड क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अपनी इस मीटिंग मिसिंग लेटर सीरीज में। तो ये देखिए, इनको सिंपली आपको ये करना है कि आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको बेसिक सी चीज चेक करनी है। वो क्या है, फर्स्ट लेटर को चेक करिए, ऑब्जर्व करिए, ये क्या लिखा है, जे के एल एम। तो हमें दिख रहा है कि ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, जे के एल एम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पॉसिबली क्या होगा, एन होगा। और हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में ही एन है। तो सिंपल हम अपने आंसर को इसमें बता सकते हैं। अब ये अगला वर्ड है जो कि आपके लिए होमवर्क है, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिसमें पेपर का कोड आपको दिया हुआ है, तो आपको मदर का कोड बताना है। अब आते हैं हम लोग ब्लड रिलेशंस पे। तो ब्लड रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि आपको फैमिली डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो देखिए, फैमिली डायग्राम के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस ये हैं कि जैसे हो गया आपका जेंडर। जेंडर की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा आप एक काम करेंगे कि जो आपका फीमेल है उसको आप माइनस से डिनोट करेंगे, और जो मेल है उसे आप प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो भी फीमेल है उसे माइनस से, और मेल है उसे आप प्लस से डिनोट करेंगे। फिर अगर हम बात करें जनरेशन्स की, तो जो आपके, जैसे आप है, आपका नाम है ए। तो जो आपके माता पिता होंगे वो आपसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, और जो आपके दादा दादी हैं वो उनके ऊपर वाले जनरेशन में होंगे। और जो आपके भाई बहन है वो आपके साथ वाले जनरेशन में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको जनरेशन्स बना करके चलना है। तो जो आपसे बड़े हैं वो आपसे ऊपर की जनरेशन में होंगे, और जो आपके साथ के हैं वो आपके साथ होंगे। दूसरा जो आपका कंडीशन है, पहला हो गया जेंडर, दूसरा हो गया जनरेशन। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ की बात करेंगे, पति और पत्नी की बात करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि मान लीजिए ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो आपको सिंपली दो लाइंस को ड्रॉ करना है और उनके बीच रिलेशन को बता देना है। तो दो लाइन से आप क्या बता रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को। और अगर ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं, भाई और बहन है, सिंपली आप क्या करेंगे, उनके बीच में सिंगल लाइन को आप डिनोट करके बता सकते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ए के बेटे बी की शादी सी से हुई है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा इसमें घबराना नहीं है।
तो क्या दिया है, ए का जो बेटा है, जिसका नाम क्या है, बी है, ए का बेटा, ए है उसका बेटा, तो हमेशा उससे नीचे की जनरेशन में होगा, तो आपने लिख लिया बी। ए का जेंडर हमें नहीं पता है, बट बी क्या है, लड़का है, तो उसे आप डिनोट कर देंगे किससे, प्लस से। फिर दे रहा है कि बी की शादी हुई है सी से, तो बी की शादी हुई है सी से, तो मैंने अभी बताया था कि हस्बैंड वाइफ को जब भी आपको डिनोट करना है तो डबल साइन से करेंगे। तो बी की शादी हुई है आपकी सी के साथ, और जब ये हस्बैंड है तो सी बेसिकली क्या होगी, उसकी वाइफ होगी। अब है कि सी जिसकी बहन डी की शादी, तो सी की बहन है डी, तो बहन है तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, और क्योंकि उसकी बहन है डी, तो डी को भी हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो उसकी बहन डी की शादी बी के भाई बी के भाई ई से हुई है, तो डी की बहन है और उसकी शादी किससे हुई है, वो हुई है ई के बी के भाई से। सी whose sister D is married to E, the brother of B। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा है। इस डायग्राम को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि डी की शादी बी के भाई से हुई है, ई को आपने यहाँ पे बना लिया। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया इसमें, लेकिन ये हो गया आपका ई, ई से इसकी शादी हुई है, ठीक है। ई आपका ब्रदर है, किसका, बी का है, और तो पूछ रहा है कि डी ए से कैसे संबंधित है। तो क्योंकि बी और ई क्या है, ए जो है वो बी का सन है, और ई भी किसका सन है, ए का ही सन है। अगर बी और ई क्या है, भाई है, तो बी की मदर जो कि ए है, तो वो क्या होंगी, उन्हीं से रिलेटेड होंगी। तो ए के लड़के ई की बहू, ई की पत्नी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो उनकी क्या है, डॉटर इन लॉ है, भाभी। एक बार इसे हम और समझते हैं, एक बार इसे और समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए के बेटे बी की शादी किससे हुई है, ये हुई है सी से। ए के बेटे बी की शादी हुई है सी से, और सी की जो बहन है डी, उसकी शादी हुई है ई के साथ। और ये कहा गया है कि बी और ई क्या है, ये दोनों भाई हैं। तो जब ए का बेटा बी है और ए का बेटा ही ई भी है, तो हमें बताना है कि डी जो है वो ए से कैसे संबंधित है। तो ए के बेटे ई की जो पत्नी है वो डी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डी। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है, आप लोग को दिख रहा होगा कि सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं दैट शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, कि वो मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। अब ये काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ये देखना है कि कौन पर्सन कह रहा है। तो ये पर्सन कह रहा है आमिर। आमिर कह रहा है कि मेरी माँ के इकलौते भाई, मेरी माँ के इकलौते भाई, मतलब कि आमिर के मामा, माँ के इकलौते भाई, मतलब कि मेरे मामा, आमिर के मामा के इकलौते भतीजे, तो उसके इकलौते भाई है, तो उसके मामा के इकलौते भतीजे कौन हुए, खुद आमिर हुआ। तो सोनिया क्या है, आमिर कह रहा है कि सोनिया मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे, मतलब कि वो खुद
खुद आमिर की पत्नी है। सिंपल सा है। तो हम बता सकते हैं कि सोनिया आमिर से कैसे संबंधित है, कि सोनिया आमिर की क्या है, पत्नी। तो आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने एक एक शब्द को समझते हुए और उसे कनेक्ट करना है आपको कि कौन सा पर्सन किसके संबंध में कह रहा है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आते हैं एक अगले टाइप पर, जो कि है डायरेक्शन सेंस से संबंधित, दिशा संबंधित। इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जब भी हम किसी एक प्लेन कागज पे बात करेंगे, तो ये जो ऊपर की डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन को हम कहते हैं साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा, और ये हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा। और इनके बीच की जो दिशाएं हैं, जैसे ये है, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, और इसी तरीके से बाकी दिशाओं को भी आप बता सकते हैं। तो टोटल 8 दिशाओं से संबंधित आपको उनका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, तो अगर आपसे कहा जाए उत्तर दिशा की ओर, तो हमेशा आप डायरेक्शन कहाँ बनाएंगे, ऊपर की ओर। यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ में डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला। वो क्या कर रहा है, सीधे 20 मीटर चल रहा है। हमें नहीं पता है कि वो नॉर्थ चल रहा है, ईस्ट चल रहा है, साउथ चल रहा है, किधर चल रहा है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर उसकी जरूरत भी नहीं है, तो हमने क्या किया, किसी भी एक दिशा को हमने पकड़ लिया। तो डाकिया अपने ऑफिस से निकला और 20 मीटर वो चला, फिर वो दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ा, तो क्योंकि उसका फेस इधर है, तो उसके दाएं ये साइड होगा, तो वो अपने दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर 10 मीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ा। तो देखिए उल्टा दिशा है, तो इसका जो बाएं है ये हमारे बाएं के क्या होगा, उल्टे दिशा में होगा। तो ये इस दिशा में और 10 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है, और दाएं मुड़ने के बाद ये 20 मीटर और चलता है। फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा तो वो किस ओर मुड़ा, इस तरफ, जस्ट हमारे उल्टे साइड में। और ये चलता है 70 मीटर। अब हमें बताना है कि वो अपने कार्यालय से कितनी दूर है। एक डाकिया अपने कार्यालय से 20 मीटर चला, ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद 10 मीटर चला, फिर उसके बाद वो 10 मीटर और लेफ्ट मुड़ा, और इस तरीके से वो लगभग आपका यहाँ तक पहुंच जाता है। ये हो गया आपका 10 मीटर, ये हो गया आपका 20 मीटर, और ये है आपका 70। अगर हम देखें इसको, इसने लगभग ये 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, इतना, और ये टोटल है 70, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 40 मीटर। ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका हो गया, एक सेकेंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 30, और ये हो गया 40। तो वो अभी इस जगह पर मौजूद है, और उसका ऑफिस यहाँ पर था। तो अब हमें बताना है कि वो अपने कार्यालय से कितना दूर है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस अगर हम बता सकें, तो हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये वैल्यू पता है कि ये कितनी है, 40 मीटर है। और इस वैल्यू की अगर हम बात करें, तो ये आपकी कितनी है, 10 + 20 30 है। तो 40 और 30 मीटर है। तो यहाँ पर आपका लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है, ये बेसिकली ये कहता है कि अगर आपका ये आधार है और ये आपका लंब है, इसे हम कहते हैं कर्ण। तो आपका जो कर्ण होता है, वो आपके आधार और लंब के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस
40 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 900 प्लस 1600 2500। और जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 मीटर। जब भी आपको 30 और 40 मीटर दिखाई दे, 3 और 4 दिखाई दे, तो सिंपली आप यहाँ पर 5 और 50 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 50 मीटर। देन अगला क्वेश्चन है, वाई एक्स के पूर्व में। वाई जो है वो एक्स के किस डायरेक्शन में है? पूर्व दिशा में। मैंने बताया था आपको कि पूर्व दिशा आप किधर बनाएंगे। फिर दिया है कि जो एक्स है वो जेड के नॉर्थ में है। एक्स किसके नॉर्थ में है? ये जेड के नॉर्थ में है। और दे रहा है कि यदि पी जेड के दक्षिण में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है, तो पी जो है वो वाई की किस दिशा में है? तो आप बता सकते हैं कि पी जो है वो वाई की दक्षिण और ये कौन सी दिशा हुई? दक्षिण और पश्चिम, तो साउथ वेस्ट दिशा में जो पी है वो मौजूद है। तो पी वाई की किस दिशा में है? तो पी वाई की साउथ वेस्ट दिशा में है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया है कि राहुल ने अपनी घड़ी टेबल पर इस तरह रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करे। तो ये आपकी घड़ी हो गई। ये आपको पता है, ये हो गया आपका 12 बज रहा है इसमें, ये 6, ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 9। तो ये कह रहा है कि राहुल ने अपनी घड़ी टेबल पर इस तरह रखी कि शाम 6 बजे की अगर हम लोग बात करें, तो जो आवर की जो सुई है, जो घंटे की सुई है, वो 6 पर होगी। और ये डायरेक्शन उसने क्या बताया? ये डायरेक्शन है नॉर्थ। और अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग नॉर्थ किधर मानते हैं? ऊपर में मानते हैं। हम कह सकते हैं कि ये क्या है? जस्ट इस कॉन्सेप्ट का अपोजिट डायरेक्शन है। अगर ये नॉर्थ है तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? ये हो गई आपकी साउथ। और ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी? जस्ट आपने इसको घुमा दिया है, तो आप इसे भी बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका साउथ, इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, और इधर हो जाएगा आपका वेस्ट। तो इस तरीके से आपका ये डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 9 बजकर, एक अलग डायग्राम हम लोग बना लेते हैं कि 9:15 पर जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई किधर होगी? 3 पर होगी। तो ये किस दिशा में होगी? ईस्ट में होगी, वेस्ट में होगी, या साउथ में होगी? तो हमको दिख रहा है कि ये दिशा कौन सी है? वेस्ट की है। तो हम सिंपली बता सकते हैं कि कौन सी होगी? डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्यास्त से एक सम पहले रेखा और हेमा आमने सामने बात कर रही थी। यदि हेमा की परछाई हेमा के ठीक दाहिनी ओर थी, तो रेखा किस दिशा की ओर उन्मुख थी? तो देखिए, अगर हम सूर्यास्त की बात करें, हम लोगों ने बात किया था डायरेक्शन की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य है वो ईस्ट से उगता है, पूर्व दिशा में उगता है, और पश्चिम में जाकर के वो अस्त हो जाता है। तो सूर्यास्त की अगर हम बात करेंगे, तो जो आपका वेस्ट, जो आपका सूरज है वो किस ओर जाएगा? तो आपका वेस्ट दिशा में होगा। आपका सूरज कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में होगा। ये क्लियर है? जब हमारा सूरज पश्चिम दिशा में है और परछाई बनने के लिए जरूरी है कि जो दोनों पर्सन है वो नॉर्थ और साउथ में होने चाहिए। यहाँ पर दे रहा है कि हेमा की परछाई हेमा के ठीक दाहिनी ओर थी। तो हेमा अगर मान लीजिए यहाँ पर होगी, तो इसकी परछाई कभी भी इसके दाहिने ओर
नहीं पड़ सकती है। तो अगर हेमा की परछाई को दाहिनी ओर पड़ना है तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना पड़ेगा, तभी उसकी परछाई दाहिनी ओर पड़ेगी। अगर हेमा यहाँ पर खड़ी है नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके, तो सिंपल सी बात है, रेखा जो है जो कि उसके जस्ट सामने खड़ी है वो यहाँ पर होगी, और रेखा इस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है तो वो साउथ दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके खड़ी है। अभी अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है और वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 270 डिग्री वामावर्त होता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डायरेक्शंस बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर दे रहा है कि एक व्यक्ति का मुख किधर है, पश्चिम की ओर है, तो उसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर है। वह फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी इस तरीके से चलती है, तो 45 डिग्री वो कहाँ पर गया, ये घूमा आपका दक्षिणावर्त 45 डिग्री, इस तरीके से। उसके बाद फिर से 180 डिग्री ये घूमता है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से फिर ये 180 डिग्री घूमेगा और जाएगा लगभग आपका यहाँ तक, तो ये घूमा आपका 180 डिग्री। अभी इसकी दिशा क्या हो गई, तो ये हो गया आपका ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट। इसके बाद फिर यहाँ से ये 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री ये कहाँ घूम रहा है, वापस से। 270 डिग्री कितना होगा, 180 प्लस 90, तो ये क्या हो रहा है, ये वापस से मुड़ करके वापस से यहीं पर आता है, और उसका मुख वापस से किधर होता है, तो ये होता है आपका 180 डिग्री ये हो गया, और ये 45 डिग्री और 45 डिग्री, और तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये जो दिशा है, इस दिशा की ओर वो व्यक्ति मुख कर रहा है, और ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप लोग आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि एम जो है वो किस दिशा में स्थित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगा हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करते रहिए, ताकि आप अपने सपनों को, अपने जो भी आपने लक्ष्य बना करके रखे हैं उसे आप जरूर से हासिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच।